दोस्तों यूपीएससी का कोई भी पेपर जब हुआ करे तो उसको देखकर एनालाइज कर लेना चाहिए कि हो सकता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में कुछ उसके आसपास क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि आईआर में, हो सकता है पर्सनालिटीज में, कुछ मिसलेनियस न्यूज में, साइंस में ऐसे क्या क्वेश्चंस रहे जो जियो साइंटिस्ट के पेपर में आए हैं जो 2025 अभी कुछ दिन पहले हुआ है। आइए देखते हैं और फिर उसमें से हम लोग निकालते हैं कि क्या सोल्यूशन होगा, हम अपनी सीख क्या निकाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन आईआर से चालू करते हैं। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ G20 फॉर द ईयर 2025? अब दो तीन चीजें हमें क्लियर हो चुकी थी भाई। 23 इंडिया, देन 24 ब्राजील और 25 जो ट्रायो की हम बात करते थे, तो अभी साउथ अफ्रीका में 25 में होने वाला है G20। तो ये बहुत आसान है, मतलब ये उम्मीद कम है कि यूपीएससी आपको सीएससी प्रीलिम्स में ऐसा पूछेगा, पर ठीक है, ट्रायो हमें पता होना चाहिए। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, देवर ट्रायो, और यहां पर हमारा साउथ अफ्रीका में। अच्छा, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया से ठीक पहले G20 का समिट कहां हुआ था? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि G20 का समिट कहां हुआ था इंडिया से ठीक पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ द यूएसए। California has the largest allocation of votes in the electoral college. 2016 Hillary Clinton won more percentage of popular votes than Donald Trump. A presidential candidate cannot win an election without winning highest percentage of popular vote. तो अब देखिए, अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब चूंकि ये भी पूरा दौर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से आए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो आपसे पूछ सकते हैं। तो कुछ फैक्चुअल हो सकता है, कुछ आपका हो सकता है कि जीएस बेस्ड हो। जिसे फैक्चुअल है कि कैलिफोर्निया हैज द लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ वोट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज, दैट इज टोटली करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, ये अगर आया तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे। अब मैं 2016 का हिलरी क्लिंटन का याद नहीं कर सकता। तीसरा है, अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैन नॉट विन एन इलेक्शन विदाउट विनिंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट। तो पॉपुलर वोट तो हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिला भी था और वो बात सही भी है। तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाता है अगर दूसरा सही है तो याद रखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल एंड आई मस्ट टेल यू कि 1 एंड 2 ओनली आर करेक्ट हियर, और बाकी यहां पर तीसरा वाला गलत हो जाता है। तो प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी आपको देखकर जाना है। पॉलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। ओके, नाउ अगेन गोइंग बैक, 19th ईस्ट एशिया समिट वाज हेल्ड इन वेयर? अब आपसे ये बहुत मुश्किल है, पूछेंगे कहां हुआ था, पर हम आपको बता दें, हुआ वियंतियन में था। पर आपको एक चीज बता दें, 20 साल हो चुके हैं सर, 20 years, एंड दिस ईस्ट एशिया समिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। 18 मेंबर्स हैं आज इसमें, भारत इसका पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो हम लोग इससे सीख निकाल लें अपने टू रिमेंबर लिस्ट में। ईस्ट एशिया समिट को बिल्कुल ठीक से पढ़कर जाइएगा और ये भी याद करिएगा कि वियंतियन में क्या डिस्कस हुआ था, क्या डिस्कस हुआ था, भारत की वहां पर क्या चीजें रखी गई थी, प्रपोजल क्या था, ये जरूर डिस्कस करिए। क्या उस समय कोई कोलैबोरेशन या कोई ग्रुप बनकर आया था, ये भी आपको याद रखना होगा। तो 19th ईस्ट एशिया समिट वियंतियन में हुआ था, याद रखना है अपने को। Which one of the following countries hosted the Quad Leader Summit in 2024? Very easy. क्वाड समिट ट्रम्प के आने से पहले ही हुआ और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, यूएसए में ही हुआ था। तो यूएसए हमें याद रखना था यहाँ पे। अब क्वाड के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसान है आपके लिए। तो भाई 4 लोग का ग्रुप है, यूएसए है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है। इसके क्वाड के तहत भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्वाड में बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रेजिलियंस बनाने का, तो बहुत सारे रेजिलियंट वाले काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। जो हो सकता है सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात होती है, वो भी यहाँ की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वाड के तहत जो जो चल रहा होगा देखकर जाइएगा, क्वाड इन एग्जामिनर्स के दिमाग में है। ओके, व्हाई डू वी प्रिफर टू हैव अ लिक्विड एंड नॉट अभी साइंस का पार्ट चालू हो रहा है और ऐसा भी साइंस का क्वेश्चन था जो हमारे लायक नहीं था, पर हमने इसमें से बस उतना ही निकाला है जो आपको और हमको बिल्कुल समझ में आएगा और हम लोग कर पाएंगे। तो why do we prefer to have a liquid and not a gas to be used as a fluid in a hydraulic machine? ऐसा क्या है, आइए समझते हैं। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल व्हाइल गैसेस आर नॉट। एक चीज याद रखिएगा, एकदम बहुत क्लियर कर दें, लिक्विड्स आर नियरली इनकंप्रेसिबल एंड ट्रांसफर द प्रेशर अप्लाइड टू देम। लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो यहां से आप कभी भी देखे होंगे, अगर जैसे आप एक पानी छिड़कते होंगे जब अपने गार्डन में या पौधों पर या कहीं पे भी, तो आप ऐसे करते होंगे पाइप से, तो आप देखेंगे आपने उसको रोकने की कोशिश किया पर वो रुकेगा नहीं, उसका प्रेशर बढ़ गया, वो बहुत तेजी से निकलने लगेगा। तो ये दिखाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या दिखाता है, आप किसी पाइप में भर लीजिए
और एक तरफ से प्रेशर लगाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, इट्स नॉट कंप्रेसिबल, इट्स इनकंप्रेसिबल एंड इट कैन ट्रांसफर द सेम प्रेशर अप्लाई टू देम, इसलिए हम लिक्विड का यूज करते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि क्या आप वाटर को यूज करते हैं फॉर दिस हाइड्रोलिक प्रिंसिपल? वाटर का यूज नहीं होता है सर, आज के एडवांस चीजों में वाटर का यूज नहीं होता है। सोचिएगा क्यों? क्योंकि वाटर कोरोजन का कारण बन सकता है, वाटर हाई टेम्परेचर में काम ठीक से नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको यूज नहीं करते। हम लिक्विड यूज करते हैं पर वाटर को यूज नहीं करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अ साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ व्हाट? देखिए बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप साउंड वेव को कभी भी नॉर्मली पढ़ते हैं तो आप ऐसा पढ़ते हैं कि ये एक आपका वेव है जो ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ बना रही है। ऐसी ही वेव जब हमारे धरती में भी, हम आपको बताएं, जो अर्थक्वेक आते हैं तो एक साउंड वेव जैसा कुछ बनता है। ये वेव चलती कैसे? अगर मान लीजिए वेव को अगर ऐसे प्रोपगेट करना इस तरफ ना, तो ये क्या करेगी, ये कंप्रेस करेगी फिर ढीला छोड़ेगी, फिर कंप्रेस करेगी कोई चीज को फिर ढीला छोड़ेगी, फिर कंप्रेस करेगी फिर ढीला छोड़ेगी, फिर कंप्रेस करेगी फिर ढीला छोड़ेगी। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन पल्सेस वन आफ्टर द अदर, दे कीप्स ऑन मूविंग। तो जैसे आपका ये चल रहा है तो कंप्रेस हुआ छूटा, कंप्रेस हुआ छूटा, ऐसे साउंड वेव्स चलती है। अब हम आपसे ऐसी क्वेश्चन एक पूछना चाहेंगे। धरती में वेव्स हैं अर्थक्वेक की जो होती हैं, प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइमरी वेव्स कैसे चलती हैं और सेकेंडरी वेव्स कैसे अलग हो जाती हैं। और यही कारण है कि सेकेंडरी वेव्स जिस कारण उसका मूवमेंट हो रहा है वो फ्लूइड से नहीं निकल पाती है। आपको ये बताना होगा नीचे कमेंट करके कि प्राइमरी वेव कैसे चलती है और सेकेंडरी वेव कैसे चलती है, क्या दोनों अलग तरीके से चलती हैं? प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमने आपको साउंड का एक दिखा दिया यहाँ पर, साउंड कंप्रेशन रेयरफैक्शन का मतलब किसी चीज से पास करेगी तो पहले कंप्रेस करेगी फिर छोड़ेगी, फिर कंप्रेस करेगी फिर छोड़ेगी, मूव कर जाएगी ऐसे। अगला देखते हैं। Which one among the following example of olfactory indicator? olfactory indicator आप ऐसा समझ लीजिए जैसे होता है ना, आंख से पानी आ रहा है, कि मैं अनियन को एसिड में मिला दूं या बेस में मिला दूं, तो आपका olfactory ये एग्जाम्पल होता है, इंडिकेशन करता है, एक स्मेल देता है। ये चीज लौंग के साथ भी हो सकती है, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अनियन भी उनमें से एक है, तो अनियन है हमारा, ये एक महक देगा। बाकी सब तो आपके कलर चेंज कर लेंगे, ये आपको एक महक देगा, जैसे आपका जिंजर हो गया या फिर ये सब महक देते हैं, जो पंजेंट स्मेल देते हैं, वो है ये। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आपका अनियन हो गया। ओके, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवंस बिलो। नेचुरली अकरिंग एसिड है और कहां है? सर ये क्वेश्चन पता है आपको 20 साल से पूछा जा रहा है, 20 साल। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी सब जगह पूछा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, मीथेनोइक एसिड आपको एंट के स्टिंग में मिलता है, जो चींटी काट लेती है उसमें मीथेनोइक एसिड, वो जो दर्द होता है वहां पे सूज जाता है, वो मीथेनोइक एसिड है। अच्छा, टार्टरिक एसिड इज रिलेटेड विद योर टैमरिंड, तो हमें ये तो मिल गया। साइट्रिक बहुत आसान है आपके लिए, खट्टा ऑरेंज। और ऑक्सैलिक एसिड हो गया हमारा टोमेटो। तो हमारा आंसर हो जाएगा A3B1C4D2, ए आंसर होगा हमारा। और ये बहुत नेचुरल, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो मे बी एनी टाइम व्हेन यू गेट सच अ क्वेश्चन, एकदम क्लियर रहिएगा दैट दिस क्वेश्चन मे बी अबाउट टार्टरिक एसिड और एनी सच थिंग। दीज क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग एंड दे कैन कम वंस अगेन, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं देखकर। ओके, नाउ द second question is, which one of the following properties of an element was considered by Mendeleev? जो पीरियोडिक टेबल वो बना रहे हैं, उस पीरियोडिक टेबल में वो क्या कंसीडर कर रहे हैं? दिस इज योर एटॉमिक मास। याद रखिएगा, लोग अक्सर गलती करते हैं दैट इट इज एटॉमिक नंबर बट इट्स एटॉमिक मास। इट्स अ वेरी सिंपल जीके क्वेश्चन दैट वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल बनाने में, दैट्स नॉट एटॉमिक नंबर, दैट्स एटॉमिक मास। एंड मास हैपेंस टू बी ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। वो आपका एटॉमिक मास को यूज करके टेबल बनाए हैं। Which one among the following statements for the reaction between a metal and nitric acid is not correct? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा है, हमें नहीं लगता कि यूपीएससी में आएगा, पर हम इसको इस क्वेश्चन का बस हम आपको आंसर दे दें कि अगर आप एक रिएक्शन कराएं एक मेटल के बीच में और नाइट्रिक एसिड के बीच में, तो क्या हो सकता है? नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बिल्कुल बात सही है। Hydrogen liberated in the reaction is converted into water. Can be, it can be liberated and can be converted into water. गैसियस नाइट्रोजन इज ऑलवेज, देखिए एक तो बात था कि मान लीजिए हमें कुछ नहीं भी पता है तो हम लोग ये सब देख सकते थे, ऑलवेज, ऑल, नो, ये सब जो एब्सोल्यूट टर्म्स है, ये यहां पर गलत हो जाता है। गैसियस नाइट्रोजन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, नॉट नेसेसरी। हो सकता है हमें गैसियस नाइट्रोजन ना मिले, हमें हो सकता है नाइट्रोजन के साथ हो सकता है हाइड्रोजन मिल जाए,
तो ये भी हो सकता है, और नाइट्रोजन तो जाकर जुड़ ही जाएगा आपका मेटल के साथ, ये भी हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा। तो ये बहुत फैक्चुअल है, हम इसमें जाना ही नहीं चाहेंगे, बिकॉज आई डोंट फाइंड यूपीएससी का सीएससी का स्फीयर है यहां पर। ओके, मूविंग अहेड। हाँ, दिस इज वन ऑफ द फैसिनेटिंग क्वेश्चंस आई मस्ट टेल यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? अच्छा देखिएगा, वाटर एट 0 डिग्री विल हैव मोर एनर्जी देन द आइस एट 0 डिग्री। याद रखिएगा, आपको स्टेट याद रखना है। वाटर एट 0 डिग्री के पास ज्यादा एनर्जी होगा देन आइस एट 0 डिग्री। ठीक है, यही उल्टा कर दीजिए। वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल हैव मोर एनर्जी। तो जैसे वाटर वेपर हो गया, उसका ज्यादा एनर्जी है देन वाटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो लिक्विड के पास मोर एनर्जी देन गैस, एंड देन योर दिस सॉलिड। अब आपका हो गया ये लिक्विड गैस से बना, तो गैस का जो वाटर वेपर बना उसके पास ज्यादा होगा, आपका सेम टेम्परेचर पे एनर्जी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट कंप्लीट। ठीक बात है। एक यहां पे छोटा सा जो गलती था वो ये था, टेम्परेचर ऑफ वाटर वेरीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। नहीं, टेम्परेचर वाटर कांस्टेंट रहता है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन टेम्परेचर वाटर कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। तो यहां पे ये आपका गलत हो जाएगा। वेपराइजेशन के समय टेम्परेचर वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलिए आइसोटोप्स के बारे में एक सवाल आ सकता है इस बार, और आइसोटोप में हम आपको हिंट दे दें, कार्बन 14 भी आ सकता है, नाइट्रोजन 14 भी आ सकता है, और हमने काफी आइसोटोप्स की बात हो रखी है, यूरेनियम की भी, तो वो भी आ सकता है। सेपरेशन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्स अ फिजिकल मेथड रादर देन अ केमिकल मेथड, व्हाई? देखिए याद रखिएगा, अगर हम C14 यहां लिखे और C12 यहां लिखे तो ये दोनों आइसोटोप हैं। क्यों आइसोटोप है? इनका एटॉमिक नंबर तो बराबर है, पर जो चेंज होता है वो है इनका एटॉमिक मास। इसके पास 8 न्यूट्रॉन है, इसके पास 8 न्यूट्रॉन है, इसके पास 8 न्यूट्रॉन है, और इसके पास 6 न्यूट्रॉन है। बाकी एटॉमिक नंबर बराबर है क्योंकि आपका प्रोटॉन तो सेम है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग इसलिए अलग करते हैं क्योंकि केमिकली तो ये लोग बराबर हैं, अलग कैसे हैं? फिजिकली। तो याद रखिएगा, आइसोटोप्स आर केमिकली द सेम एलिमेंट, दे आर द सेम एलिमेंट but they have different physical properties. Chemically they are same but they differ in physical properties, hence हमें physical separation इनका करना पड़ता है। आइए और देखते हैं। Okay, which one of the following compounds is produced in the human stomach? बहुत आसान है। रात में जब आप सोते हैं और अंदर कई बार आप राइट हैंडेड होके सोते हैं तो एक एसिड रिफ्लक्स आता है कई बार। सुबह सुबह अगर आप 4 बजे उठेंगे तो आप लगे पेट में बहुत जलन हो रही है, जठराग्नि जिसको कहते हैं। वो है कुछ नहीं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे पेट में बनता है। तो वो स्टमक में जो बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वो कई बार ऊपर तक आता है जो एसिडिटी का काम करता है, फिर जलाता है अंदर, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन व्हाट? अगर मान लीजिए कि मेरा ये सरफेस है, अगर यहां से इवेपोरेशन हो रहा है, तो मुझे फाइंड करना है कि इवेपोरेशन डिक्रीज कैसे होगा। अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो और इवेपोरेशन हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर और इवेपोरेशन तो डायरेक्टली रिलेटेड है सर। अगर मैं विंड स्पीड बढ़ा दूं तो विंड स्पीड अगर बढ़ गई है तो जितना ह्यूमिड बनता जा रहा है वो आगे बढ़ जाएगा, फिर ड्राई एयर आएगा, फिर इवेपोरेट करेगा, इसीलिए हवाओं में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। इसका एक ही होगा कारण कि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर इस एरिया की ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है यहां पर, अगर यहां पे ज्यादा पानी ऊपर पहुंच चुका है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो अब पानी एयर ज्यादा सोख नहीं सकता। तो जैसे से ह्यूमिडिटी कहीं की बढ़ जाएगी, वाटर वेपर बनना कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन करना कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप देखेंगे उमस जिसको आप कहते हैं, तो ऑलरेडी अगर ह्यूमिडिटी चारों तरफ बनी हुई है तो उमस आपको लगती है। क्यों? ऑलरेडी सैचुरेटेड है हवा, वो और ले ही नहीं सकती, ह्यूमिड है हवा, तो आपसे ले ड्राई एयर कर दीजिए आप तुरंत, पूरा सोख लेगी आपका ह्यूमिड, पूरा सोख लेगी पसीना। पर अगर ह्यूमिडिटी है तो पसीना बहता है, इसीलिए। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से और देखते हैं, which one among the following stages of cell cycle is correctly matched in its characteristics? See, via this question I also wanted to give you a homework. अगर वो यहां पूछ रहे हैं ना, तो आप एक बार अपने बायोलॉजी की किताब से बस एक बार जरूर देख लीजिएगा कि सेल साइकिल में क्या क्या होते हैं। माइटोटिक फेज क्या है, मियोटिक फेज क्या है, व्हाट इज इंटरफेज ग्रोथ? इंटरफेज क्या होता है आपका? ग्रोथ ऑफ अ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए इज इंटरफेज। इंटरफेस याद रखिएगा, ग्रोथ ऑफ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो इफ दे हैव आस्क्ड यू दिस, ऐसा नहीं यही पूछेंगे, पर आप जो फेजेस हैं सेल साइकिल के वो जरूर देखकर जाइएगा। आई हैव अ ग्रेट फीलिंग मे बी वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है हम लोग इससे परेशान हो जाए।
तो इंटरफेज इज ग्रोथ ऑफ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट इज इंटरफेज. ओके. Which one of the following sets of diseases is example of polygenic? Polygenic का मतलब होता है सर कि there are lot of genes that are troubled, lot of genes that are troubled. तो जीन्स जब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, ट्रबल्ड हो, बहुत सारे जीन्स ट्रबल्ड हो, तो ऐसी बीमारियां होती जैसे कहा जाता है कि ब्लड रिलेटेड हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट, डायबिटीज. तो बहुत ज्यादा जब जीन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वी गेट हाइपरटेंशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर ये हम लोग इसको बस जेनेटिक रखें तो सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया आ सकता है आंसर. पॉलीजेनिक का मतलब फॉर डायबिटीज टू हैपन यू रिक्वायर पॉलीजेनेटिक थिंग्स टू चेंज. For coronary heart diseases, we have a lot of polygenetic things that will happen. It can change this. तो हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, दीज आर पॉलीजेनिक. अब देखिए बहुत कॉमन सा लिखा हुआ है, लोग बड़ा बड़ा मार्क करके आ सकते थे, पर इसका आंसर यही होगा. ठीक. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इज करेक्ट पूछा है. अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस डैमेज डीएनए बट डू नॉट कॉज म्यूटेशन. अरे किस खुशी में भाई, दे वुड डैमेज योर डीएनए एंड कैन कॉज म्यूटेशन आल्सो. तो पहला वाला गलत है, दे कैन कॉज म्यूटेशन. कॉर्निया इन ह्यूमन आईज एब्जॉर्ब द यूवीबी रेडिएशन. सही बात है सर, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कारण भी बन जाता है कि कॉर्निया खराब हो. यूवीबी रेडिएशन स्किन को खराब कर सकता है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है. यूवीबी रेडिएशन ये सब खराब कर सकता है. यूवीबी रेडिएशन मे बी यूजफुल टू ट्रीट स्लो ब्लाइंडनेस. नहीं, ये मुश्किल है, ये आपका काम नहीं करेगा स्लो ब्लाइंडनेस को ठीक करने में. And they are of wavelength greater than UVB, are completely absorbed. नहीं, they are not completely absorbed by the Earth's atmosphere. ऐसा कुछ है ही नहीं कि completely absorb होगा, आना तो है ही. तो याद रखिएगा, स्किन कैंसर भी कॉज करता है, डैमेज कर सकता है डीएनए को, म्यूटेशन कर सकता है यूवीबी रेडिएशन. नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ओजोन लेयर भी पढ़कर जाएं और आप ये भी पढ़ के जाएं कि अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी आखिर कैसे फर्क कर रही हैं. इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यूवीबी पे अगर ये पूछे हैं तो हो सकता है यूवीसी आपसे पूछ लेंगे, यूवीए आपसे पूछ लेंगे. तो जस्ट हैव अ रीडिंग ऑफ, और आप क्लासेस में आ जाइएगा हमारे, उसमें अभी अल्ट्रावायलेट के बारे में हम लोग करेंगे साइंस क्लास में. तो हम आपको बता देंगे कि क्या पावरफुल इसमें से होने वाला है और क्या एब्जॉर्ब नहीं होगा, कौन कहां पहुंचेगा. पर अगर जनरली हम बोले तो आप याद रखिएगा कि ये डीएनए में म्यूटेशन ला सकता है. इट कैन कॉज डैमेज टू आवर डीएनए एंड कैन कॉज म्यूटेशन, ये कर सकता है. ओके. क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. इसको देखिए, इन्होंने क्रिस्पर है, आपने लाख बार पढ़ा है क्रिस्पर को. क्रिस्पर को इन्होंने बस बड़ा करके लिख दिया है. ये किससे रिलेटेड है आपको पता है? ये जीन एडिटिंग मेथड है, क्रिस्पर कैस9. हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं और ये हमारा रिलेटेड है जीन एडिटिंग मेथड से. बहुत आसान क्वेश्चन क्रिस्पर के ऊपर. अच्छा, which one of the following is the main driver in explaining the cohesion, tension, transpiration, pull model of water transport in plants? तो ठीक है, मतलब ये हमें पता है. अगर देखिए, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे नाम लिखे होंगे और हमें प्लांट्स के प्रोसेस अगर जाने तो ट्रांसपिरेशन के ही कारण कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल होता है, पानी ऊपर तक आता है. ये ट्रांसपिरेशन के कारण ही है. पानी लीव्स के माध्यम से, लीव्स पे जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से बाहर की तरफ वेपर बन के जाता है और वो ट्रांसपायर कर जाता है. दैट इज ट्रांसपिरेशन, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ओके. Which one of the following combinations consists of essential components of biomolecules and structural elements of cell? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल. इनमें से कौन सा वो है जो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ए सेल है? याद रखिएगा, कार्बन होगा ही होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड इवन आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल. तो हमारे सेल के स्ट्रक्चरल एलिमेंट और बायोमोलिक्यूल यही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यही हैं. Which one of the following categories does not have a photosynthetic pigments? बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फोटोसिंथेटिक अगर होता, आपको याद है हम लोग कभी बात करते थे एल्गी और फंगी के बीच के रिश्ते का. तो पॉइंट यही है कि एल्गी के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स तो खुद ये फ्लावरिंग के आपके प्लांट्स हो गए, तो इनके पास भी है. ये फंगी ही है जो अपना खाना नहीं बना पा रहा था. ये प्रोटेक्शन तो दे सकता है, मॉइस्चर तो दे सकता है, पर खाना नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है. इनके पास नहीं है.
हम आपसे जानना चाहेंगे कि एल्गी और फंगी का एक रिश्ता है, उस रिश्ते को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि इस रिश्ते को क्या कहते हैं और इन्वायरमेंट के टर्म्स में इसको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन टू मच देयर इन द यूपीएससी, फिर से आ सकता है, एक बार नीचे जरूर बताइएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर, खाएंगे एंड देन डाइजेस्ट इंटरनली एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, खा के अंदर ही सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर जाएंगे। बहुत आसान है। डेट्रिटिवोर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स, ये दोनों ही काम कर सकते हैं। डेट्रिटिवोर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स दोनों ही इंजेस्ट करके डाइजेस्ट कर जाएंगे, न्यूट्रिएंट अंदर ही अपने डिसॉल्व कर लेंगे। ये कर सकते हैं बोथ डेट्रिटिवोर्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, आई डोंट एक्सपेक्ट, बट चूंकि एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था टर्म बेस्ड, ऐसा ही था, तो एक बार इस पे देख लेते हैं क्या है, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी, इन जर्मनी द डेट इन द स्प्रिंग सीजन when new leaves open on horse chestnut trees has been recorded every year since 1951, मतलब हर साल जब नया पत्ती आता है हॉर्स चेस्टनट ट्री पे तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। Which one among the following groups of scientists primarily records such seasonal activities of, तो आपको मेन क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स कौन साइंटिस्ट रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उनको कहते हैं हम फिनोलॉजिस्ट्स, उनको हम कहते हैं फिनोलॉजिस्ट्स, उनको हम कहते हैं फिनोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब एक टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आएगा तो फैक्चुअल होगा आपके लिए, बट यू कैन आंसर दिस। ओके, the International Botanical Congress held in 1892 proposed that the year 1753 be the reference year for biological nomenclature. बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का जो रेफरेंस होगा वो 1753 होगा, तो उस समय कुछ हुआ होगा। 1753 में कुछ छपा था। स्पीशीज प्लांटेरम वाज पब्लिश्ड इन 1753 एंड हेंस इट वाज सो डन कि वही रेफरेंस पीरियड लेंगे। ये सब देखिए बहुत फैक्चुअल है, भूले भटके आने वाले सवाल होते हैं, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई भी बात नहीं, हम अपनी तैयारी तो कर सकते हैं ना। लेट्स नॉट लीव एनी स्टोन दैट इज अनटर्न्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो स्पीशीज प्लांटेरम वाज पब्लिश्ड इन 1753, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर रेफरेंस हम वहीं से लेते हैं। ओके, the cooperative aggregates of microorganisms can form colonies on various surfaces by secreting signaling molecules. Which one of the following phenomena explains it? मतलब एकदम टर्म बेस्ड क्वेश्चन ही अगर हम इसको माने, कोऑपरेटिव एग्रीगेट्स है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है, दे कैन फॉर्म कॉलोनीज ऑन वेरियस सरफेसेस बाय सिक्रेटिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये किस फिनोमेना से आपका हो रहा है? तो वी आर डेवलपिंग बायोमास देयर, तो बायोमास के डेवलपमेंट से वी आर हैविंग वेरियस सरफेसेस बाय सिक्रेटिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड दिस फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड बाय बायोमास। ये बायोमास से एक्सप्लेन होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। टू टेक्निकल, बट एक कोऑपरेटिव अग्रीगेट लिख दिया है यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और वो कॉलोनी बना रहे हैं, तो उनका बायोमास डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, न्यूज में रहा भी है। पद्मजा नायडू जूलॉजिकल, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इसको बोलते हैं, और ये दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगा आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पद्मजा नायडू को आप ठीक से देकर जाइएगा। वो लोग आपको यहाँ क्या पूछेंगे, यहाँ का वेजिटेशन पूछ सकते हैं, यहाँ का स्पीशीज पूछ सकते हैं। तो जब हम लोग अभी एक सीरीज करेंगे, नंबर छीन लेंगे हम वाली सीरीज करेंगे, इसमें जरूर देखिएगा, आई विल ट्राई टू गिव दोस पॉइंट्स ऑफ पद्मजा नायडू, जहां पर एक क्वेश्चन आएगा, जैसा आएगा वो हम आपको देंगे। ओके, which one of the following locations is also known as for the strange phenomena of alleged bird suicide? सोचिए, बर्ड भी जाके सुसाइड कर रही है, एक ऐसी जगह है, ये है जतिंगा, ये है जतिंगा। क्या आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस स्टेट में है ये, किस स्टेट में आप बता सकते हैं क्या? इज नोन फॉर स्ट्रेंज फेनोमेना, आप बता सकते हैं क्या जतिंगा किस जगह पर है, किस स्टेट में? आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। लेट्स फाइंड आउट, वेरी इंटरेस्टिंग, और ऐसे सवाल तो यूपीएससी में आते हैं, भूले भटके आते ही आते हैं। ओके, which Yahoo among the following has been selected for the Nobel Peace Prize? Very easy, sir. Nihon Hindankyo, very easy. And this is actually a Japanese organization of the survivors, जो कि एटॉमिक बॉम्ब के उससे बचे और उन्होंने एक मुहिम चालू की, ये उसको निभा रहे हैं। निहॉन हिंडांक्यो, वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल पीस प्राइज इन्हीं को मिला था इस बार का। ओके, द होस्ट कंट्री ऑफ द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप,
इंडिया ही है, तो इंडिया ही है, तो बहुत आसान है, इंडिया ही है। जनवरी 2024 की बात है, ये इंडिया है। खो खो वर्ल्ड कप आपका इंडिया में। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ, तो एक पता चला हमें एसएससी के बारे में पता चला। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन किसका पार्ट है? आईयूसीएन का पार्ट है, ये हमें पता चला। ये एक अवार्ड देते हैं जिसका नाम है हैरी मेस्सल अवार्ड। ये मिला है तालुकदार साहब को, विभव कुमार तालुकदार साहब को ही मिला है, विभव कुमार तालुकदार साहब को मिला है। दिस इज हैरी मेस्सल अवार्ड 2024 गिवन बाय एसएससी, दैट इज स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आईयूसीएन। तो हमें इसके बारे में भी अब पढ़ना होगा। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन क्या है, इसके बारे में भी अब हमें पढ़ना पड़ेगा। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ये सोच के दिए हैं लोग। Okay, which one of the following the films was awarded the National Film Award India in 2024 in the category of Best Feature Film promoting national social and environmental values, and the award goes to Kutch Express. ये Kutch Express को मिला था, that is there, Kutch Express को मिला था, याद रखिएगा। ओके, आपके लिए तो बहुत आसान है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बहुत बार न्यूज में रहा है, कवर्ड मेनी टाइम्स। लोथल होगा जिसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नाउ योर जॉब इज टू स्टडी मोर अबाउट लोथल। आईवीसी का जितना पार्ट लोथल का है सब आपको पता होना चाहिए, क्या क्या वहां मिला है, कैसे मिला है, लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाई हुम, सब पता होना चाहिए आपको। पूछे क्या आपसे, लोथल किसने डिस्कवर किया था, बताइए जरा। लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाई हुम, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा, अभी देखते हैं। और यहां पे बन रहा है हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, कंसीडर द स्टेट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार। कौन से इनमें से राज्य फाउंडेशन डे नवंबर 1 को मनाते हैं? अच्छा, तो आपका नवंबर 1 को हो गया 1, 2 एंड 3, दैट इज केरला, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़। ये हो गए, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। तो बिहार का कब पड़ता है? बिहार का कब पड़ता है? शायद ये मार्च है क्या, ये 22 मार्च है क्या, शायद आई एम कंफ्यूज, शायद 22 मार्च है। तो बिहार का एक बार देखकर बताइएगा नीचे कमेंट करके। बाकी केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ का तो 1, 2 एंड 3 ये तो आपका नवंबर 1 है। बाकी शायद बिहार का 22 मार्च है शायद, एज फार एज आई रिमेंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कावेरी मीट्स गंगा प्रोग्राम इज आर करेक्ट? तो एक प्रोग्राम था, आपको हम बता दें, याद ये भी हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये प्रोग्राम किया था, तो ये कल्चर से रिलेटेड है। लोग कावेरी मीट गंगा को लेकर इंटरलिंक मत कर दीजिएगा रिवर का, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही है। इट वॉज द फर्स्ट कल्चरल इवेंट हेल्ड अंडर अमृत परंपरा सीरीज के तहत पहला प्रोग्राम किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ रिवर वाटर लिंकिंग प्रोग्राम, बिल्कुल गलत बात है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन ऑर्डर टू हैव, कि दोनों का कल्चर कैसे हम मिला के शोकेस करके दिखा सकते हैं, ये इसके बारे में था। So this is about Kaveri meets Ganga and it is the Amrit Parampara series, और ये कावेरी मीट्स गंगा का प्रोग्राम है, फर्स्ट कल्चरल इवेंट हेल्ड इन दैट सीरीज। याद रखिएगा, कल्चर मिनिस्टर है यहाँ, मिनिस्ट्री है। एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। एक इंस्पायर्ड है ये करंट से भी, और आपको इंस्पिरेशन ये लेना है कि मुझे जो भी पढ़ना है वो इन्हीं के आसपास पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लोथल मिला, गंगा मीट्स कावेरी मिला, या कावेरी मीट्स गंगा मिला, these questions can come sir, so try to be preparing on these lines. I think आप कर सकते हैं अच्छे से। आज के लिए इतना ही। कुछ चीजें आपको बता दें, सीएमसी कोड का आप यूज करना जानते हैं बेहतर तरीके से। आप फरवरी 23 को एक टेस्ट होगा, टेस्ट में जीतने को बहुत कुछ है, समय बस आपको देना है। आप 11 बजे भी दे सकते हैं, 5 बजे भी दे सकते हैं, टेस्ट देते रहिए। द मोर टेस्ट यू गिव द मोर इक्विप्ड यू बिकम। तो 23 फरवरी को जरूर दे दीजिएगा। वी हैव our CSAT course also launched in only 29999, तो मधुकर सर का एक पूरा ये कोर्स है, आप इसको ले सकते हैं and you can study a lot there, पूरा आराम से पढ़िए। इग्नाइट बैच हमारा 2026 का इंग्लिश में चालू है, आरएम बैच 2026 का इंग्लिश में चालू है, और शिखर बैच हिंदी में चालू है। आपको नॉर्मली पता है कि एक कोड यूज करना होता है ऑफर लेने के लिए, वो है CMC, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और जरूर बताइएगा कैसा लगा, और आंसर जरूर दीजिएगा जो हमने आपसे पूछा है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।